स्मोकिंग और वेप्स कंबाइन करके जो लोग यूज कर रहे हैं, दे आर पुटिंग देमसेल्फ इनटू डेंजर। नॉन डॉक्टर्स हैं, उनको ये अंदाजा हो गया डॉक्टर तो बहुत पैसा कमाने लग गया, तो ये तो हमें तो थोड़े से पैसे देता है, तो बेहतर नहीं कि हम अपना सिस्टम स्टैब्लिश करें। वो लालची बन गया। क्वालिटी का कोई फर्क नहीं है, उनको चाहिए यार मुझे 10,000 भी बच जाए ना तो कम से कम मेरा घर का खर्चा चल रहा है। आपको वो काम तो नहीं आता, लेकिन आपने टीम हायर कर ली और आप शो ये करें कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। टर्की इज बेसिकली बिजनेस हब या मेडिकल टूरिज्म कह सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में मेडिकल टूरिज्म डालें, दुनिया क्या सारा पाकिस्तान पहुंचेगी। वजह कम पैसे लगते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स आए, वो किस बेस पे आए, वो इसी बेस पे अगर हमारे पास सेफ्टी सिक्योरिटी अच्छी प्रॉपर हो जाती है। कौन कौन सी मिथ्स और रियलिटीज हैं जिन्हें आप डिबंक करना चाहेंगे? जो स्टेरॉइड्स हैं या सप्लीमेंट्स हैं, ये भी गायनोकमेस्टिया का सबब बन सकते हैं? जो गायनोकमेस्टिया जो मेन कॉज है ना, वो 80% फिजियोलॉजिकल है, बाकी 20% डिजीजेज हैं, या कोई आपकी मेडिसिन हैं, या आपकी हैबिट्स हैं, या आपका मोटापा है। सवाल इस तरह का है कि क्या कुदरती हुस्न और कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का कोई मुवाजना है, कोई कंपैरिजन बनता है? बाहर वाले मुल्क के डॉक्टर्स हैं ना, बोर्ड्स हैं, वो पाकिस्तानी डॉक्टर को घास नहीं डालते क्योंकि वो दे डोंट वांट टू स्टडी। यहाँ तो वो गवर्नमेंट के अंदर अपने मेरिट बना के गए, यहाँ वो गवर्नमेंट में मेरिट नहीं बनाया उन्होंने। जब नहीं बनाया ना, वो 60% वाला भी डॉक्टर बन के बैठा है। क्या फैमिली प्रेशर या हस्बैंड प्रेशर होता है? आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, फीमेल्स आती हैं, मे भी कोई शेयर भी करता हो कि हम क्यों करवा रहे हैं? क्या वेट लॉस होता है लाइपोसक्शन? हाँ जी, एग्जैक्टली। नहीं होता। नहीं होता? नहीं होता। अगर आपने 5 किलो चर्बी निकाली है ना, तो आपका 2 किलो वजन कम होगा। वजह जो फैट होती है उसके अंदर वेट ही नहीं होता ज़्यादा। आपके पेशेंट सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। आप कर ही इतने बड़े मोटे पेट की लाइपोसक्शन कर रहे हैं, तो आप उसमें से क्या अचीव कर लेंगे? आप वो लिफाफा ही बनाएंगे ना उसका। आपको मुझे अगर हम करना चाहें हाईफोन कर सकते, लेकिन मेरा मुंह इतना बड़ा हो, उसमें हाईफोन ने क्या कर। फीमेल विल रिमेन द ब्यूटी ट्रेंड, और अब तो मैन की भी ब्यूटी ट्रेंड जाना स्टार्ट होगा। लोग खुश देखना चाहते हैं, पसंदीदा होना चाहते हैं लोगों का, गर्लफ्रेंड बसाना चाहते हैं, बीवी को खुश करना चाहते हैं, मियाँ को खुश करना चाहते हैं। दिस इज द हैपनिंग नाउ जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर थॉट प्रोवोकिंग एपिसोड ऑफ डायलेक्टिक्स। आज का हमारा मौजू कुछ मुख्तलिफ है। आज हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हों, जिसमें अगर हम बात करें डबल चिन की बात करें, हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें या लाइपोसक्शन वगैरह, तो इनके बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं जिनको डीबंक करने की ज़रूरत है। और हमारी जो आज की एपिसोड है, इसका मकसद भी अवेयरनेस है ताकि आप तक एक दुरुस्त मालूमात पहुंच सके। और इसके लिए हमने आज दावत दी है, आप प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हैं डॉक्टर उस्मान अमीरुद्दीन। सर, वेरी वार्म वेलकम। जी, थैंक यू फॉर दिस लवली इन्फॉर्मेशन। सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, पहले हम हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कुछ गुफ्तगू करते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में एक मिथ है या एक रियलिटी है। कहा जाता है कि इससे कोई इंसान जो है वो 10 साल जवान लगने लगता है। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है या वाकई ही इसमें कोई रियलिटी है? देखिए, इसके 2 ऑप्शंस हैं, या तो इसको हम शॉर्ट करें या इसको लॉन्ग इफेक्ट करें। जी जी। तो पॉइंट इज़ कि एक बाल जो है ना, वो एक शख्सियत को निखारते तो हैं, चाहे वो मैन है चाहे वो फीमेल है। द पॉइंट इज़ कि अगर आप 20 साल का कोई भी टीनेज देख लें या लड़का लड़की देख लें, तो वो अगर उनके अच्छे फ्लॉन्टिंग हेयर हैं तो दे ऑलवेज गिव यू अ वेरी गुड पर्सनैलिटीज। ठीक, आप पार्लर्स पे चले जाएं, हर जगह बाल बनवा रहे हैं, मर्द भी बनवा रहे हैं, औरत भी बनवा रहे हैं। क्यों बनवाते हैं? इसलिए ताकि आप अच्छे लगे, प्रेजेंटेबल लुक। प्रेजेंटेबल, तो वर्ड इज प्रेजेंटेशन, योर ग्लैमर एंड योर सोशल, जो आपके पास एक हाइप है वो क्रिएट करती है बालों के साथ। अब द पॉइंट इज कि वाकई ही एक बाल आपकी शख्सियत को रिवर्स गियर की तरफ लेके जाते हैं। तो 100% आप 10 साल तो है नहीं, आप लेबल कर सकते। अलबत्ता ये लाजमी कह सकते हैं, अगर आप 5वें गियर पे चल रहे थे तो आप रिवर्स गियर में कम से कम 5 ईयर्स बैक में रिवर्ट हो जाते हैं। और उसकी वजह से फिर आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, दैट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन योर फेस। तो जो कॉन्फिडेंस है और वो रिफ्लेक्शन है, दैट इज़ द ब्यूटी जो कि आपके बालों के साथ मिल के एक मिक्सचर होके एक एरोमा क्रिएट करती है। और फिर आप 10 लोगों में जब बैठे होते हैं, दे विल गिव यू अ गुड वाइब्स, यू लुकिंग गुड। इफ़ यू ये अगर आपको कॉमेंट मिल गया ना मिरर के थ्रू या किसी और के थ्रू, इसका मतलब है कि आप सही ट्रैक पे चढ़ चुके हैं, कॉन्फिडेंस हाई है आपका। ठीक है। तो 10 साल का मतलब ये हुआ कि आपका कॉन्फिडेंस
जी बैग आ गया। ठीक है। अच्छा सर, अगर हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में हम देखें ना, टर्की का बहुत ज़्यादा एक नाम आता है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि टर्की जा रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। क्या ऐसी वजह है कि लोग उस तरफ रुख करते हैं, और पाकिस्तान में क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी या प्रोसीजर्स नहीं हो पा रहे? नहीं, पाकिस्तान के अंदर हर तरह का काम हो रहा है, ठीक है। एक गली मोहल्ले में भी हो रहा है, एक अच्छे सेटअप्स पे भी हो रहा है, और एक दरमियानी इलाके में भी हो रहा है, ठीक है। द पॉइंट इज जहाँ पे ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हों तो समझ लें कि वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ वर्क जो है ना वो में फ़र्क आ रहा है, लेकिन क्वालिटी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर वो सारे हो रहे हैं। चाहे वो टर्किश मेथड है, चाहे वो चाइनीज़ मेथड है, चाहे वो अमेरिकन मेथड है, चाहे वो पाकिस्तानी मेथड है, सारे मेथड, लेकिन सबका टॉप एक ही है, दैट इज़ फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। अब लेटेस्ट टेक्निक है चाइनीज़ मेथड। व्हाट इज़ चाइनीज़ मेथड? क्या है जी, आप छोटे से ब्लेड यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा बाल लगाएं। तो लोगों ने सिर्फ उसका एक डिफरेंट तरह का ना मार्केटिंग और सेलिंग कैटेगरी में डाल दिया कि वी ट्रांसप्लांट ये फ़लाँ तरह के फ़लाँ तरह का। टर्की के अंदर स्पेसिफिकली वर्ड यूज़ किया गया है, तो मैं ये जिक्र करूँगा कि टर्की इज़ बेसिकली अ बिजनेस हब कह सकते हैं या मेडिकल टूरिज़्म कह सकते हैं। तो दे आर वर्किंग ऑन दिस। अगर आप पाकिस्तान में मेडिकल टूरिज़्म डालें तो ये सारा पूरा दुनिया क्या सारा पाकिस्तान पहुँचेगी। वजह कम पैसे लगते हैं। तो अगर आपको मेडिकल टूरिज़्म आपको मिल रहा है टर्की के अंदर, आपको एक बूफे डिनर मिल रहा है, आपको शिप टूर मिल रहा है, आपको बैले डांसेस मिल रहे हैं, आपको लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, तो पेशेंट क्लाइंट ये समझता है चलो यार एक ट्रांसप्लांट करता हूँ, करा के आके होटल बैठूंगा, अगले दिन ये मुझे घुमाए फिराएंगे, तो 3 दिन वेकेशन भी चल जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। तो दिस इज़ द आई थिंक दिस इज़ द ओनली थिंग हैपनिंग इनिशियली, शायद कि पहले लोग डॉक्टर्स वहाँ पे काम करें, लेकिन अब उधर भी अभी ये सिचुएशन है, whenever you get into that stuff तो फिर चीज़ें आपको पता है फिर हौच पौच हो जाती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ अवेलेबल है, पाकिस्तान से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। आई माई सेल्फ इज़ डूइंग हेयर ट्रांसप्लांट, तो फॉर लास्ट 10 ईयर्स से हम लोग काम करें, तो डेफिनेटली कोई फ़र्क नहीं है इन चीज़ों के अंदर। सिर्फ पाकिस्तान को टूरिज़्म की चाहिए ज़रूरत है। अब सारा क्या है, नॉर्थ टूरिज़्म। एग्जैक्टली। तो यहाँ तो आप फिर गिलगित जाके अपना क्लिनिक ओपन करें। दैट इज़ द पॉइंट। आप लाहौर को टारगेट करें, मगर लाहौर बैठा हूँ या डीजी खान बैठा हूँ तो मुझे लाहौर की और डीजी खान की टूरिज़्म को टारगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास मेडिकल टूरिज़्म है, वी आर डूइंग मेडिकल टूरिज़्म, तो व्हाट वी डू इज़ के वी टेक द क्लाइंट्स टू दिस फूड स्ट्रीट। हम वहाँ जाते हैं, डिनर कराते हैं लोगों को, और उनको कुछ सोवेनियर्स देते हैं। यूस्टैटिक का सोवेनियर मिलता है, और उसके अलावा लाहौर के अपने सोवेनियर्स मिलते हैं, तो वो हम गिफ्ट करते हैं उनको। तो वी हैव अ 2 डे पैकेज फॉर दैट। तो उसमें चीज़ें बहुत सारी मैनेज हो जाती हैं, और अभी चीज़ें, और आपको सिक्योरिटी वाइज भी देखनी पड़ती है। लेकिन वो मेरे पास ये नहीं है गोरा आ रहा है, मेरे पास देसी आ रहे हैं जो बाहर सेटल हुए पड़े, तो वो भी ज़रा गोरिस्तान इफेक्ट आ जाता है। ठीक है। तो वो भी ज़रा देसी गोरा इफेक्ट चाहते हैं, तो उनको देना पड़ता है जी। हाँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स आएँ, वो किस बेस पे आएँ, वो इसी बेस पे। अगर हमारे पास सेफ्टी सिक्योरिटी अच्छी प्रॉपर हो जाती है, वे फील सेफ, दो वी आर सेफ, वी आर सिक्योर्ड, वी आर सेफ पीपल, बट द पॉइंट इज कि व्हाई दे आर फील लाइक दे वी आर नॉट सेफ, दिस इज देयर थिंकिंग। हम किसी की थिंकिंग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो व्हाट वी डू इज, हमारे पास जो भी फ्रेंड्स हैं दे फील गुड। ठीक है। अच्छा सर, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद दोबारा क्या बाल गिरते हैं? देखिए, जो ट्रांसप्लांटेड बाल होता है FUE, जिसे फॉलिक यूनिट एक्सट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, उसमें बहुत फाइन सी हम लोग जो ना उसका ड्रिलिंग करते हैं, और दैट इज़ टेकन 1 by 1। और मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि अगर उसकी स्लेवर कम लिया जाए तो उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट वाले, तो वो हम कोशिश करते हैं कि वो ना लिए जाए, लेस चांसेस होते हैं वो आए। तो जब रिसेप्टर्स ही अवेलेबल नहीं होंगे तो DHT जो एक हार्मोन है जो कि फैट करता है और बालों को कमज़ोर करता है, तो वो उसकी वजह से भी बाल आहिस्ता आहिस्ता थिनिंग को भी रोक सकते हैं और प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। अलबत्ता जो ट्रांसप्लांट बाल किया गया है वो वैसे ही आपकी जैसे नॉर्मल बॉडी एज करती है, चाहे वो ग्रे होगा, चाहे वो थिनिंग में जाएगा, वो करेगा, लेकिन देयर आर लेस चांसेस फॉर द हेयर फॉल फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट अनटिल एंड अनलेस यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस पोस्ट ऑप के अंदर कि वो कितने अच्छी तरीके से आप डॉक्टर्स को फॉलो करते हैं। सही सर। सर, हमें पता है कि स्मोकिंग और वेप कल्चर जो है वो, तो क्या ये भी इफेक्ट करता है इसके रिजल्ट्स को? बिल्कुल करता है जी। स्मोकिंग और वेप्स आई थिंक दोनों तो कंबाइन करके जो लोग यूज़ कर रहे हैं, दे आर पुटिंग देमसेल्फ इनटू डेंजर्स। वो तो एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पल्मोनोलॉजिस्ट से डिस्कस किया जाए तो वो भी आपको मना करेगा दोनों इकट्ठे यूज़ ना करें। वो एक लेदर फिलॉसफी है, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। लेकिन द पॉइंट इज़ कि ये इफेक्ट करता है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। तो मकसद क्या है बाल ग्रो करने का? खून की सप्लाई बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। तो जब सप्लाई बहुत अच्छी होगी तो फिर आप मेरी तरह पोनी भी बना सकते हैं। सही। ठीक है। अच्छा, हमने अक्सर ऑब्जर्व किया है
अब ये बड़ा मुश्किल है एक क्लाइंट के लिए कि वो ये देखे कि क्वैक्स और प्रोफेशनल जो हैं उनमें क्या फ़र्क है। हम देखते हैं कि एक रिक्शा जो है वो उसके पीछे भी लगा हुआ है इश्तिहार जी। की, जी 40,000 में बॉल लगवा लें। तो ये क्या इतने कामयाब होते हैं कि बस एक देखिए इसमें ना दो पॉइंट्स मैं स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक वो स्कूल ऑफ थॉट जो कि क्लाइंट करना चाहता है और एक वो स्कूल ऑफ थॉट जो ये हम लोग काम करें। ठीक है। अब जो हमारे लेवल पे लोग हैं, हमने कुछ लोगों को ट्रेन किया अपनी सहूलत के लिए कि हमारे क्लिनिक में आप लोग बैठें काम करें ताकि मैं बाकी काम भी कर सकूं। ठीक है। तो उन्होंने अपने असिस्टेंट्स को ट्रेन किया जो कि नॉन डॉक्टर्स थे और कुछ डॉक्टर्स भी हैं। जो नॉन डॉक्टर्स हैं वो बेसिक उनको ये अंदाज़ा हो गया डॉक्टर तो बहुत पैसा कमाने लग गया है, तो ये तो हमें तो थोड़े से पैसे देता है, तो बेहतर नहीं कि हम अपना सिस्टम स्टैब्लिश करें। तो वो उसको वो लालची बन गया है, ठीक है, जिसकी बेसिस के ऊपर उनको सिर्फ ये क्वालिटी का कोई फ़र्क नहीं है। द ओनली वांट इज़ मनी। सही। उनको चाहिए यार मुझे 10,000 भी बच जाए ना तो कम से कम मेरा घर का खर्चा चल रहा है। ठीक है। दैट इज़ रॉन्ग। आपने किसी का सर आपने अपने अंदर आपने उसके ऊपर किया हुआ है, छीला हुआ है। आई थिंक जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो चीज़ को समझते हैं, वो ज़रूर इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। ठीक है। लेकिन एक होता है नॉन प्रोफेशनल डॉक्टर्स, एक होता है प्रोफेशनल, एक है नॉन प्रोफेशनल। आपने किसी से ट्रेनिंग ली और आपने क्या किया, आपको वो काम तो नहीं आता लेकिन आपने टीम हायर कर ली। तो आप उनसे करवा रहे हैं। एग्जैक्टली आप उनसे, और आप सर पे बैठे हैं और आप शो ये करेंगे कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। एग्जैक्टली। आप खुद तो करें, खुद तो करें। दैट इज ऑप्शन। अब प्रोफेशनल क्या है कि जो स्पेसिफिकली ट्रेंड हैं और नॉन ट्रेंड हैं। ठीक है। जो FCPS हैं, प्लास्टिक सर्जन हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट ऑब्वियसली एक डिफरेंट कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक सर्जन हैं वो सर्जिकल, ये हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है ना जी, तो सर्जरी ही रिलेटेड काम होना चाहिए। तो वो भी ऑप्शन आइडियली मैं समझता हूँ कि वो लोग डॉक्टर्स जो ये काम कर रहे हैं चाहिए कि वो खुद करें। ठीक है। जब वो खुद करेंगे तो आप इन चीज़ें पेंडोरा बॉक्स से बाहर निकलेंगे। और यही अवेयरनेस अगर हमने अवाम को देना स्टार्ट कर दें तो मैं ये समझता हूँ कि ये हेयर ट्रांसप्लांट जो वर्ड यूज़ करूँगा रुल गया है। हाँ जी, हर तीसरा बंदा जो है वो गलत खोल के है। बैठा काम। आप ही क्यों अवाम को क्यों समझ नहीं आ रही? बिल्कुल। इसकी मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात है, लोग खुश देखना चाहते हैं, पसंदीदा होना चाहते हैं लोगों का, गर्लफ्रेंड फंसाना चाहते हैं, बीवी को खुश करना चाहते हैं, मियाँ को खुश करना चाहते हैं। दिस इज द हैपनिंग आउट। जी। ठीक है, 10 लोगों को बैठे हुए आपको कमेंट नहीं करें वो गंजे, हाँ जी, ये वर्ड नहीं आएगा। बिल्कुल। आई थिंक दिस इज द सोशल स्टिग्मा गोइंग ऑन इन द ब्रेन्स एंड माइंड्स, जिसकी वजह से वो कहते हैं यार मेरे पास कट पैसे ने, हाँ इन कट पैसे जितने वो दुकानदार लग जाके उनको कम जी, मिला। वो लेकिन उनको ये नहीं पता कि खुदा नास्ता अगर उनको इन्फेक्शन होगी ना तो वो कम पैसे ना पता नहीं कितने पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये समझना ज़रूरी है। तो जो ये लोग काम कर रहे हैं वो HRCP जो है उसके साथ लिंक्ड है। HRSP एक हमारे पास HRSP, सोसाइटी है, sorry. उसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं सारे, और इट्स वेरी क्लासिफाइड सोसाइटी ठीक है। जो कि सिर्फ उन लोगों को एनरोल करती हैं जो ट्रांसप्लांट से रिलेटेड है। तो मैं सजेस्ट करूँगा लोगों को कि ऑलवेज चूज़ डॉक्टर्स जो कि HRSP से रिलेटेड हैं, और क्योंकि वो ऑथेंटिक हैं और सोसाइटी भी ऑथेंटिक है। ठीक है। तो गो फॉर द डॉक्टर्स, उनके पास जाएं और अपने बाल, अपना सर एक सेफ हैंड्स में दें। सेफ हैंड्स में दें। लेटेस्ट जो हेयर ग्रोथ है उससे मतलब जो ट्रेंड्स हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लेटेस्ट ट्रेंड्स जो है ना जी, हम नॉन सर्जिकल पे बात करेंगे, जी। क्योंकि नॉन सर्जिकल में आजकल जो पहले बड़ा कॉमन था PRP, फिर PRP से PRF आया, फिर और भी बड़े फैक्टर्स आए, फिर मार्केट में कमर्शियल फैक्टर्स आना शुरू हो गए, ये ऐड PRP में ऐड करके और बायोटीन ऐड कर लें, ये इंजेक्ट कर दें। फिर अब लेटेस्ट ट्रेंड्स जिसमें PDRNs हैं, कुछ एक्सोसोम्स हैं। तो पेशेंट सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने किस पेशेंट को नॉन सर्जिकल की तरफ लेके जाना है और किसको सर्जिकल की तरफ लेके जाना है। ठीक है। यहाँ पे तो वो जो बिल्कुल मोटरवे है वो भी कहता है मुझे एक्सोसोम लगा दें। क्यों मिथ्स है ना मार्केट में Myths है। कि एक्सोसोम नया बाल उगा देते हैं। हाँ उनके ज़हन में ये बात आ चुकी है, ऐसे नहीं है। ये तब ग्रो फैट होगा जब आपके पीछे जो हेयर ट्रांसप्लांट के जो रूट्स मौजूद हैं या जो अपने बाल मौजूद हैं वो थोड़े से थिनिंग की फेज़ में चले गए हैं या स्लीपिंग मोड में चले गए हैं, या उनकी एक फेज़ होती है उसे कहते हैं टीलोजन फेज़, ठीक है। बाल पतला पतला फाइन हो जाता है। तो वो जो फेजेस है ना उसमें उसको ग्रोथ में एक्सोसोम हेल्प करता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पीछे इसके रूट और बल्ब है उसकी खून की सप्लाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब वो सप्लाई होगी उसको न्यूट्रिशन मिलेगी, वो ग्रो करेगा। मतलब यू मीन धक्का दे दिया उसको मैंने कि भाई आप चल शाबाश, ठीक है। तो वो धक्का इन फैक्टर्स के थ्रू मिलता है और फिर आप आगे लेके चलते हैं। बाकी कुछ लोग, आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा सोशल मीडिया पे या AI यूज़ कर रहा है या फ़िल्टर्स यूज़ कर रहा है या फेक पिक्चर्स यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सियाना बंदा जो है ना उसको समझ आ जाती है कि क्या चीज़ है। तो आई थिंक सियाने बने
और इलाज अच्छे बंदे से करें। अच्छा, अभी अब मिथ्स की बात कर रही थी इसी में से, तो अगर हम लास्ट क्वेश्चन हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड करें तो इसके बारे में कौन कौन सी मिथ्स और रियलिटीज़ हैं जिन्हें आप डिबंक करना चाहेंगे? देखिए मिथ्स तो ये हैं कि आपके जो आप ट्रांसप्लांट करा के गए हैं ना, जी जी, 100% रिजल्ट आएगा, नहीं आता, नहीं आता। कभी नहीं आएगा। 80% to 90% का रिजल्ट होता है, 15% to 20% इज़ द एरर। चाहे वो पेशेंट एरर है, चाहे वो ह्यूमन एरर है, चाहे वो सर्जिकल एरर है, चाहे वो सर्जिकल के अलावा सर्जन एरर है, जेनेटिक्स का भी हो सकता है, जीन्स इन्वॉल्व हैं, आपकी अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, बहुत सारी चीज़ें। अब सेकंड थिंग इज़ कि आपने जो सर्जन चूज़ किया, क्या वो कितना क्वालिफाइड था, कि उसको पता है मैंने कैसे करना है, उसने रूट्स किस तरह संभाले हैं, उसको कराने का तरीका कैसे क्या था, उसने जो पंचिंग की वो सही टेक्निकल वे में की गई या नहीं की गई। हम लोग ये समझते हैं 40,000 में करा के ट्रांसप्लांट, आपको क्या पता उसने जो पंचिंग की है वो उसने सारे रूट जो आपको 4,000 उसने पंच मारा है उसमें से 2,000 बाल निकलता हो आपका सिर्फ, हाँ जी, क्या पता। बिल्कुल। तो इसलिए वो जो पंच है वो 2,000 पंच तो ज़ाया हो गया, सुराख तो उसने आपको कर दिया आपके सर में, खोपड़ी में, वो तो कर दिया, लेकिन क्या हुआ कि वो बाल तो वहाँ से निकला, वो बाल वहीं रह गए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, रियलिटी है। बाकी रियल चीज़ आप ये में रखें, वेन एवर यू डू सर्जरी के बाद उसकी केयर भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी उसकी सर्जरी इंपॉर्टेंट है। तो जितना अच्छा बालों की केयर करेंगे, लाजमी नहीं है कि सिर्फ ट्रांसप्लांट वाले ही बाल केयर करें, आप करें, मैं करूँ, सब करें, सबको हेयर बाल केयर करनी चाहिए। अगर आपको लगना है कि यार मैं सोसाइटी में 10 लोगों में बैठ के मुझे लोग को कॉम्प्लीमेंट दें, यू टेक ऑफ योर हेयर। अच्छा सर, अगर हम अभी गायनोकेमिस्ट्रिया की बात करें जी, तो इसके बारे में जिम ट्रेनर्स जो हैं वो उनका ये ख्याल होता है कि चेस्ट एक्सरसाइज से ये ठीक हो जाता है, जी, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? नहीं होता, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। अच्छा, ठीक है, ये जितने भी आपको मिसगाइड कर रहे हैं लोग, जी जी, नहीं, प्लीज़ डोंट बी मिसगाइडेड अबाउट इट। ये कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। उसकी वजह है ये ग्लैंड है, ये गिल्टी है, ठीक ठीक, फैट नहीं है। जिम आप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं फैट को रिड्यूस करने के लिए, ये गिल्टियाँ हैं, गिल्टियाँ कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ऑल राइट, तो ये डिफरेंस है इसका Yes. नॉर्मल जो चेस्ट का फैट है उससे? एग्जैक्टली, ये डिफरेंट फैट है, ये गिल्टी भी है और इसका जो फैट है ये भी मोटा है। सही, होता भला क्या है, ये जिम कराते हैं, जी जी, जिम कराने के बाद ना वो 2 दिन बाद वो पंप लगा होता है चेस्ट को, वाह क्या पंप निकाला हमने, क्या है जी। बॉडी बनी, वो जिम वाला भी खुश, ट्रेनर भी खुश, बंदा भी खुश। अब अगले दिन क्या कहता है, यार मैं जरा कहीं और जा रहा हूँ टूर पे 2 दिन के लिए, मैं जस्ट कर दूँ से हुआ हूँ, फिर आके दोबारा करूँगा, ठीक है। वो 5 दिन लगा के आता है, 5 डेज के बाद कहते यार मेरी चेस्ट तो फिर फुस हो गई। ये क्या चक्कर है, मसल तो कभी फुस नहीं होता। तो पॉइंट इज कि वो मसल डेवलप ही नहीं हुआ होता। होता क्या है, सारा का सारा जोर वो आपकी स्किन के नीचे जो फैट होता है ना वो थिक हो जाती है, सही, और वो फूल जाती है एकदम, जो प्रेशर मिला होता है ना। फिर जब वो बार बार प्रेशर देते हैं, वो फैट आहिस्ता आहिस्ता थिक होके एज अ फील देती है जैसे बहुत बड़ा कोई आपने चेस्ट का जो ना वो पंप निकाला हुआ है। तो दैट इज़ रॉन्ग। जिम करें लेकिन पोस्ट गायनोकेमिस्ट्रिया, सर्जरी करा के करें। जिम वालों पहले सर्जरी कराओ और फिर मेहनत करो लोगों पे, हाँ जी, दैट इज़ द वो भी पैसे कमा रहे हैं। हाँ जी, ये पॉइंट है। तो जिम वालों को मैसेज यही है कि भाई हम मुझे देख लें और बंदे भेजें काम करें ठीक हो, और फिर मैं वापस भेजूंगा आपके पास। जो स्टेरॉइड्स हैं या सप्लीमेंट्स हैं ये भी गायनोकेमिस्ट्रिया का सबब बन सकते हैं? देखिए, कोई भी ऐसी मेडिसिन्स जो कि आपकी बॉडी को ओवरडोज में ले जाती है, इफेक्ट्स आते हैं, इसमें जो गायनोकेमिस्ट्री जो मेन कॉज है ना वो 80% फिजियोलॉजिकल है, ठीक है, बाकी 20% डिजीज़ हैं, या कोई आपकी मेडिसिन हैं, या आपकी हैबिट्स हैं, या आपका मोटापा है, सही, ठीक है। अब जो फिजियोलॉजिकल वो क्या होता है, जब 12 से 13 साल का बच्चा है या बच्ची है, हर एक बच्चे में डिम्पल के नीचे छोटी सी एक डिस्क होती है, अल्लाह ताला ने पैदा की। जब वो टीन एज में कन्वर्ट हो रहा होता है तो हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन लेवल और ईस्ट्रोजन लेवल्स, टेस्टोस्टेरोन मेल में राइज करता है, पीक पे जाता है और वो डिस्क को ख़त्म कर देता है, एक्टिव नहीं होने देता उसको। जब वो एक्टिव नहीं रहती इसका मतलब वो अब आराम से होके ख़त्म हो जाएगी। अब फीमेल्स में क्या करता है, ईस्ट्रोजन राइज करता है, ठीक है, और ईस्ट्रोजन का क्या काम है कि वो उस डिस्क को ग्रो करेगा। जब वो ग्रो करती है तो उसके पीछे स्टिमुलस है। वो स्टिमुलस क्या है, चर्बी जमा कराओ, चर्बी फेंको 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 फेंको। व्हाट इज ब्रेस्ट? ब्रेस्ट इज मेड ऑफ फैट, ठीक है, तो इसके पीछे स्टिमुलस क्या है, ग्लैंड का। तो वो डिस्क, ये है बेसिक डिफरेंस इन द फिजियोलॉजिकल प्लान्स। सही, तो इसमें आपके अगर पेशेंट्स में क्लाइंट्स में बहुत सारे पीछे सिस्टम चल रहा है जेनेटिक्स में,
तो रीज़न हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये जेनेटिक्स से रिलेटेड नहीं होता। ये सिर्फ आपकी पर्सनल हैबिट्स की हो सकता है, या कुछ जीन्स भी शामिल हैं कि वो लोग मोटे हैं, फैमिली ही मोटी है सर, तो वो मोटी ही रहती है। तो जो मोटे होते हैं उसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होता है, उसमें फेमिनिश इफेक्ट्स ज़्यादा आते हैं, उसमें मर्दाना खसूसियात ज़रा कम होती है। तो जितने भी मोटे लोग हैं वो हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको वापस टेस्टोस्टेरोन लेवल चढ़ा देंगे। ठीक है। अच्छा, सर्जरी से रिलेटेड जो है ये कितनी इफेक्टिव है? इट्स वेरी इफेक्टिव, 100%, 200% सेफ एंड 200% वेरी इफेक्टिव। ठीक है। अब पहला क्या है, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया, इफेक्टिव है कि नहीं। हमारी इधर पाकिस्तानी क्लाइंट्स की मेंटालिटी और गोरों की मेंटालिटी में बड़ा फ़र्क है। गोरों के अगर आप एरिया में जाके कुछ सर्जरी करते हैं तो वो आपको ये फील डालेगा कि चेस्ट जो है ना वो ऐसे होनी चाहिए जैसे नॉर्मल चेस्ट बन रही है। जी जी। ठीक है, वो ग्लैंड निकालते हैं, थोड़ी सी लाइपो कर देते हैं, बस ठीक, ओके, इट्स डन, गो हेड। क्योंकि मैंने अभी रशिया से मेरे क्लाइंट्स कुछ आए हैं जो उन्होंने वहाँ पे ऑपरेट किया था, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड, उनको मैंने रीडू सर्जरी यहाँ पे की। अच्छा। अब पाकिस्तानी क्लाइंट क्या, उनको पैसों का इशू नहीं होता, उधर वो 1.5 लाख रुपए भी दे के आया पाकिस्तानी, इधर वो 60,000 देने को तैयार नहीं। माइंडसेट देखा आपने। अब वो 60 में कहता है, 70 में मुझे कहता है कि मुझे वो चेस्ट बना दें जो कभी ऐसे जैसे फ्लैट चेस्ट हो, जैसे इस्त्री फेरी हो किसी ने। अच्छा। व्हाट इट, ये मेंटालिटी पाकिस्तानी है, तो हमें उस मेंटालिटी को फॉलो करना है। अगर हम गोरों के स्टाइल से सर्जरी करते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब ने सर्जरी ठीक नहीं की। अगर हम पाकिस्तानी स्टाइल से सर्जरी करते हैं, जिंदाबाद। हाँ। तो हमने क्या किया है, हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है, फिर जाकर निज़ाम बना। अच्छा सर, अभी हम कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स पे बात करते हैं, आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं इसके। सवाल इस तरह का है कि क्या कुदरती हुस्न और कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का कोई मुवाजना है, कोई कंपैरिजन बनता है? देखिए जी, ये तो सवाल बड़ा कंट्रोवर्शियल भी है और हम अल्लाह की बनाई हुई चीज़ के ऊपर तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते जी। अलबत्ता ये ज़रूर है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है कॉस्मेटिक सर्जरी का वही है कि डू दैट कॉस्मेटिक सर्जरी जो आपको फेस को या बॉडी को ऐसा ना कर दे कि आप टोटली ऑल्टरेशन फॉर्म में चले जाएँ जी। आप नेचर को थोड़ा सा डिस्टर्ब करें। तो मैं ज़रा उसको अवॉइड करता हूँ और वो वाली कॉस्मेटिक सर्जरी करता हूँ जिसमें ज़रूरत की रिक्वायरमेंट्स हैं, या वो साइकोलॉजिकल स्टिग्मा है, चाहे वो सोशल स्टिग्मा है, चाहे वो उसके अंदर बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है, और या उसके कोई पर्सनल रिलेशंस हैं जिसके अंदर वो एक स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहा है और उसकी लाइफ क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। ये सारी बातें अगर मैं कंसिडर करूँ तो देन आई प्रेफर दैट प्रोसीजर। ठीक है। तो वो हम कॉस्मेटिक सर्जरी उसको लेके चलते हैं जिधर हम अपनी रिस्क को हलाल भी करें, नेचर को भी ना तंग करें, अल्लाह से भी दुआएं मांगें, अल्लाह से भी खुश हों, और उसकी फिर आपको पता है जो उसकी ब्लेसिंग्स हैं वो आती हैं पेशेंट के ऊपर। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी करनी होती है तो आप पहले क्लाइंट को उसकी जो साइकोलॉजिकल स्टेटस है उसको आप डाउन लेवल पे लेके आते हैं। तो इसलिए लोग मुझे आजकल कॉस्मेटिक साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। तो जो कॉस्मेटिक साइकोलॉजी है हमारी कॉस्मेटिक सर्जरी का एक हिस्सा है, तो वी शुड नो हाउ टू डू इट। तो वी आर डूइंग कॉस्मेटिक काउंसलिंग एंड देन वी आर गोइंग फॉर द सर्जरी। तो नेचर को चीज़ को छेड़ना, उसको ऑल्टर करना वो मैं नहीं समझता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि नेचर के करीब कुछ तरह का काम किया जाए जिसमें आपकी फेस को कोई बंदा ये ना कि यार तूने क्या कराया लिया, बिल्कुल, वो चीज़ से आप बाहर आ जाएं, तो दैट आई थिंक इज़ अ बेटर ऑप्शन। अच्छा, ये अब बात करें कॉस्मेटिक्स की, तो इसमें जो बोटॉक्स या फिलर्स हैं इनका एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड देखा जाता है ख़ासकर इन्फ्लुएंसर्स के अंदर, तो ये कोई न्यू नॉर्मल बन गया? देखिए जी, बोटॉक्स फिलर्स बड़ी अच्छी चीज़ है। जो लोग सर्जरी से डरते हैं और वो कराना चाहिए, क्यों नहीं कराना चाहिए? एस्थेटिक्स इज़ वेरी गुड। तो एस्थेटिक ट्रेंड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एस्थेटिक ट्रेंड्स ना गलत साइड पे चला गया। हाँ जी। वो भी आप वो वर्ड पर पुराना है रुल गया, आप एस्थेटिक भी रुल जाएगा। क्यों? उधर भी यही काम हो पड़ रहा है कि भी वो अभी तो नहीं, डॉक्टर्स को जिनकी प्रैक्टिस नहीं चलती वो कोशिश करते हैं अपनी अकेडमियाँ खोल लेते हैं और फिर डिफरेंट लोगों को पकड़ लेते हैं, पकड़ के उनको ट्रेन करते हैं, उनको 25-30 हज़ार रुपये की या लाख रुपए उनसे लेते हैं, उनको 3-4 दिन के लिए ट्रेन करते हैं और उनको मार्केट में छोड़ देते हैं बेलगाम। ठीक है। अब पॉइंट इज़, क्या उस बंदे के पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि वो अपना एक सेटअप इस्टेब्लिश कर सके, या वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है या अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होगा या वाइफ पे डिपेंडेंट होगा? अगर ये डिपेंडेंसी है तो फिर तो वो एक सेटअप बना लेता है। लेकिन जो बेचारे डिपेंडेंट नहीं है, उनके पास फैसिलिटी नहीं है, वो किस पे डॉक्टर्स को ढूंढते हैं, उस सेटअप में जाके बैठते हैं। और फिर वहाँ पे एक और मसाइल है ना, जिस डॉक्टर के पास बैठते हैं उन्हीं डॉक्टर्स के नंबर भी लेके ना, कि पेशेंट्स के क्लाइंट्स नंबर लेके उनको अपना एक किसी जगह पे बनाना स्टार्ट कर कि ये डॉक्टर तो 5,000 में लेज़र कर रहा है, मैं तुम्हारा 2,000 में करा देता हूँ। अंदर खाते हो रहा है। दिस इज़ हैपनिंग। ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन दिस इज थिंग इज हैपनिंग इन द सोसाइटी।
तो ये अवेयरनेस देना भी ज़रूरी है कि प्लीज़ आप उसी डॉक्टर को कंसल्ट करें जो एक प्रॉपर ऑथेंटिक है ना। आजकल तो मीडिया इतना इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर का नाम डालो फ़ौरन से पहले से वो गट्टा चटा खुल जाता है। आप खोलें उसकी वेरीफाई करें कि ये डॉक्टर क्वालिफाइड भी है नहीं है, क्या ये इसमें काम भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो आई थिंक एक तो जो स्टिग्मा है उसको ख़त्म करना चाहिए, और दूसरा कि एस्थेटिक्स को प्रमोट करना चाहिए। जो लोग सर्जरी से डरते हैं ज़रूर कराएं। बोटॉक्स इज़ वेरी गुड। बोटॉक्स मुझे कहते हैं, एक बार पेशेंट आया था, कहते हैं बोटॉक्स लगने पर कैंसर हो जाता है। पता नहीं किसने कहा, कहाँ से सुन लिया। यही वही लोग हैं जो अंगूर खट्टे। बिल्कुल। तो आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग। तो बोटॉक्स इज़ गुड। लोग पूछते हैं कि जी क्या ये दोबारा रिपीट करना पड़ेगा? भाई करना पड़ेगा, दुनिया करती है, आप भी करें क्या है। या तो अगर आपने नहीं कराना तो फिर आप सर्जरी करा लें। अगर आप बोटॉक्स नहीं जाना चाहते, रिंकल्स को ट्रीट नहीं करना चाहते, या कोई भी आपकी पॉइंट है ऐसा है जो आपको एजिंग को ले आगे जा रहा है और आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं सर्जरी ना कराऊं, तो फिर आई थिंक दिस इज ओनली ऑप्शन। अब रही बात फिलर्स की। फिलर्स दो तरह के मार्केट में हैं। एक है कमर्शियल फिलर्स, एक हम लोग बीइंग एज ए सर्जन हमें एज है थोड़ा सा, हम लोग पेट से थोड़ी सी चर्बी ले लेते हैं और उसको फैट या उसको फिलर बनाते हैं, उसका स्टेम सेल्स बनाते हैं, उसको माइक्रो और मैक्रो बनाते हैं और पूरी बॉडी पे डाल देते हैं। ठीक, जिधर मर्जी आप फिल करा लें कोई चीज़। सही, ठीक है, दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन। और रही बात थर्ड ऑप्शन इन्फ्लुएंसर्स की। हाँ जी। इन्फ्लुएंसर्स मैं ये समझता हूँ कि बस अल्लाह ही इनको बचाए और इनको हिदायत भी दे कि यार थोड़ा पढ़ें, डिग्रीज़ लें, किसी लाइन पे चढ़ें। ये रातों रात पैसा कमाना ना, ये आप लोगों के बस की बात स्टार्टिंग में तो है, लेकिन अगले 5 साल 10 साल यू पीपल विल रिपेंट ऑन इट। आप रिपेंट करेंगे कि हमने डिग्री क्यों नहीं ली, क्योंकि आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी कहीं की, नंबर एक। दूसरा, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो फिर आपके पास ऑप्शन भी नहीं है कि आप किसी को अप्रोच कर सकें। तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स, आपको पता है कि वो 18 साल की 17 साल की लोग भी इन्फ्लुएंसर बने पड़े, ए लेवल्स की लड़कियां लड़के इन्फ्लुएंसर बने पड़े। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम 40-42 साल के गोरों के तलवे चाटे हुए हैं, पाकिस्तानियों के तलवे चाटे हुए काम किया हुआ है, और एक वो 18 साल की बंदी या बंदा वो मुझे आके कॉन्फ्रंट करे कि जी हमारे पास ये एटीट्यूड है। मुझे नहीं समझ आती कैसे वो सिर्फ क्या चाहता है, वो चाहता है कि रातों रात वी गेट दैट मनी एंड वी सपोर्ट थिंग्स। दैट इज़ रॉन्ग। और वो क्या खरबूजे के रंग पकड़ता है ना, एक पकड़ लिया उसने, अच्छा वो कर रहा है यार मैं भी कर लेता हूँ, या मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन उसका नुकसान अभी नहीं होगा आपको, वो नुकसान आपको अगले 5 साल से 10 साल में आएगा। वजह, डॉक्टर्स देखें, हम अपनी फैमिली की बात करते हैं, डॉक्टर्स देखें, जितने भी MBBS डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग जो है ना वो आगे डिग्री करना नहीं चाहते। अच्छा, वो करना नहीं चाह रहे, वो स्टैटिक्स करते हैं। मुझे स्टैटिक चाहिए, मैं क्लिनिक खोल लेता हूँ और बैठ जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास आते हैं लोग इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर। उनको मैं यही गाइड करता हूँ, भाई आप मेरे डिग्री तो कंप्लीट करो, उसके बाद सब कुछ मिल जाता है जी। तो ये चीज़ें रातों रात वाला कोई सीन नहीं रही। तभी तो फिर जो बाहर वाले मुल्क के डॉक्टर्स हैं ना, जो बोर्ड्स हैं, वो पाकिस्तानी डॉक्टर को घास नहीं डालते। सही, इसी वजह से यही वजह, क्योंकि वो दे डोंट वांट टू स्टडी। अब उसकी वजह क्या है? 2 ऑप्शन हैं, यहाँ तो वो गवर्नमेंट के अंदर अपने मेरिट बना के गए, या वो गवर्नमेंट में मेरिट नहीं बनाया उन्होंने। जब नहीं बनाया ना, वो 60% वाला भी डॉक्टर बन के बैठा है, और वो 60% और वो 90% वाला दोनों एक दूसरे कंपैरिजन बैठे हैं और दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। तो वो कहता है यार तुझे क्या फ़ायदा, मैं तो पैसे दे के भी आ गया। सही। तो दिस इज़ द डिफरेंस जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है थोड़ा सा। तो प्रॉब्लम तो है जी, डायलेमा तो चल रहा है। आई थिंक हमें थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। इसमें टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल, जस्ट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय योर पेरेंट्स, गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय योर टीचर्स जिसने आपको टीच किया। ये जो मेंटर्स हैं ना, यही आपको आगे लेके जाते हैं। आपके अपनी सोसाइटी के लोग मेंटर ना बनाएं इनको। बिल्कुल। अभी आपने एजिंग की बात की थी, इसमें अगर हम बात करें एंटी एजिंग ट्रीटमेंट जो है, आप क्या समझते हैं ये कितना ज़रूरी है, ख़ासकर जो 30 साल की उम्र की ख़वातीन हैं उनके लिए? देखिए जी, एंटी एजिंग तो पहले तो लोग समझते थे कि 40+ जाएंगे तो फिर एज शुरू होगी और फिर काम शुरू होगा। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब तो 20 साल के लोग भी एंटी एजिंग को प्रेफर कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल हाइप। क्योंकि वो पाकिस्तानी लोग तो देखते हैं, वो बाहर के लोग भी देखते हैं, कोरियन ब्यूटीज़ बहुत देखते हैं, चाइनीज़ ब्यूटी बहुत काम हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप देखते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर या कोई भी सोशल हैंडल के ऊपर, तो वो समझते हैं कि यार हमें भी होना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड अवेयरनेस। तो ब्यूटी ट्रेंड्स कोई इतनी बुरी बात नहीं है, मेंटेन करना चाहिए। आई थिंक जो भी आप समझते हैं सर्जिकल है या नॉन सर्जिकल है, गो फॉर इट। वो करें। ये नहीं कि मैं ब्यूटिशियन कॉस्मेटिक में इन्वॉल्व हूँ तो मुझे इसका फेवर में चाहिए। नो, आई थिंक हर वो काम जिसमें आपकी अपनी पर्सनैलिटी बेहतर लगे फॉर योर सेल्फ। डोंट इम्प्रेस पीपल, इम्प्रेस अपने लिए करें, इम्प्रेस योर मिरर।
सही। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा सर, ये अभी सोशल मीडिया, अभी हम इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे थे, सोशल मीडिया ने जो है वुमेन ब्यूटी एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनको किस हद तक चेंज किया है? दो तरह के ट्रेंड चल रहे हैं। ठीक है। अगर आप पुराने एराज को देखें तो हर एरा की फीमेल को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करके आगे प्रेजेंट किया गया, और हमारा लेवल क्या है प्रेजेंटेशन का? द फिल्म्स और ड्रामास, कमर्शियल्स, एड्स, इनको उन्होंने एज अ फॉरम यूज़ किया टू मेक अ ब्यूटी ट्रेंड्स। तो कुछ किस्में कवर भी की गई ब्यूटी, कहीं पे स्किन शो की गई, कहीं ओवर स्किन शो की गई। तो दिस इज़ हैपनिंग, ये कभी स्टॉप होने वाली चीज़ नहीं है। और मैं ये समझता हूँ ये ट्रेंड अब मिक्सचर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। ये कोई किसी को कोई प्रभाव तो कोई नहीं है। कोई बंदा अगर यहाँ बैठा है, पॉसिबिलिटी दूसरा और तरीके से बैठा है, तो वो उसको ये पता नहीं कि भी किस तरह बैठा है या वो कैसे बैठा हुआ है। पॉइंट है एक कवर्ड है एक अनकवर्ड है, दे आर नॉट केयरिंग ऑफ फीचर, अभी तुम क्या पहन के बैठे। तो वो ये ट्रेंड आ जाएगा। पहले लोग उसको टोकते थे कि भी आप इस तरह सोसाइटी में ना मूव करें। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक एग्जांपल है कि एक आई हैव अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उसके कुछ जानने वाले थे आगे से, तो वो शी बोर्डेड ऑन अ फ्लाइट और शी वॉज वेयरिंग वेरी लो टाइप ऑफ क्लोथ्स और ज़रा स्किन शो था उसका। तो मैनेजर था उसका, तो मैनेजर जो एयरप्लेन का, उसने कहा यू शुड कवर योर सेल्फ, ताकि यहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे। शी वॉज लाइक व्हाई यू आर इंटरफेयरिंग दिस इज रिडिकुलस, यू शुड नॉट गो फॉर अ बॉडी शेमिंग। तो उसने कहा मैं तो बॉडी शेम नहीं कर रही, तुम्हें बाकी सोसाइटी से बचाने की कोशिश कर रही। अच्छा। तो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग। तो कहीं ना कहीं तो वो चीज़ मौजूद है, जहाँ कुछ नहीं है फिर वो नहीं है। पर्सपेक्टिव चेंज हो गए हैं, तो ब्यूटी ट्रेंड्स चेंज होते चले जा रहे हैं। स्किन शोज बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं, और हर सोसाइटी का अपना एक सिस्टम है। आप डिफरेंट डिवाइड कर लें, वेस्टर्न ले लें, ईस्टर्न ले लें, अफ्रीकन ले लें, तो हर एक अपना अपना ट्रेंड है। लेकिन फीमेल विल रिमेन द ब्यूटी ट्रेंड, और अब तो मैन की भी ब्यूटी ट्रेंड्स आना स्टार्ट हो गए। तो अगर देखा जाए तो वो कॉम्बिनेशन भी चल रहा है। तो थिंग्स चेंज हैं, और हर एक सेक्ट के अंदर डिफरेंट तरह की चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है। वो क्या है? वो ये है कि यहाँ तो आप अपनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को फोकस करें, अगर वो नहीं तो आप अपने लाइफस्टाइल को ऐसे चेंज करें कि वो एक सिस्टम बन जाए, या आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऐसे प्रेजेंट करें कि वो एक स्टाइल बन जाए। व्हाट आई फील लाइक इज़ कि हर एक ट्रेंड ब्यूटी ट्रेंड बन सकता है, बशर्ते कि यू शुड नो हाउ टू कैरी योरसेल्फ सही, इन अ वेरी रीजनेबल, इन अ वेरी एथिकल वे, और वही आपकी रिस्पेक्ट को भी इम्प्रूव करेगा, और वही आपकी पर्सनैलिटी को भी निखारेगा। और पर्सनैलिटी जहाँ निकलती है वो ब्यूटी है। बिल्कुल, ज़बरदस्त शख्सियत आपकी जो है। एग्जैक्टली, दैट इज़ द ब्यूटी। बिल्कुल। अच्छा सर, ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर से मुतालिक लास्ट एक क्वेश्चन है, वो ये कि क्या फैमिली प्रेशर या हस्बैंड प्रेशर होता है? आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, फीमेल्स आती हैं, मे भी कोई शेयर भी करता हो कि हम क्यों करवा रहे हैं, जी। तो आप क्या समझते हैं? देखिए जी, फैमिली प्रेशर भी है, और इन्फ्लुएंशियल प्रोग्राम भी है। ठीक है। डिफरेंट फोरम्स के ऊपर डिफरेंट डिस्कशंस जो की जाती हैं जी। वो है, और कुछ ऐसी NGOs काम कर रही हैं जो कि भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बर्ड्स का एक वो नेस्ट है, जिसमें से आप कोई एग्स चूज़ करते हैं, मैंने कौन सा एग इस्तेमाल करना है। कि ये अगर 4 एग्स निकाले गए तो ये निकालेगा तो एक ख़राब होगा, किसी में 2 जर्दियाँ भी निकल आती हैं। सही। तो पॉइंट इज़ इट्स योर फैक्ट कि वो क्या चीज़ आप उसमें ग्रैब करते हैं। और सेकेंडली द पॉइंट इज़ कि आप जब आप कोई भी चीज़ करें, इन 4-5 में से कोई चीज़ भी करें तो एक अच्छे वे में करें, ताकि जब आप प्रेजेंट करें कोई चीज़ को तो लोग आपको एक अच्छे लफ्ज़ में याद करें। तो दिस इज़ व्हाट आई फील लाइक कि यू शुड गो फॉर इट, बट गो इन अ वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी एथिकल वे। ठीक है। सर, अभी क्वेश्चन मेरा है लाइपोसक्शन से रिलेटेड। जी। लाइपोसक्शन क्या कोई एक शॉर्टकट है या वाकई ये कोई इफेक्टिव प्रोसीजर है? नहीं, लाइपोसक्शन इज़ नॉट अ शॉर्टकट। अच्छा। लाइपोसक्शन इज़ अ वेरी टेक्निकल प्रोसीजर। ठीक है। और ये एक डेफिनेटिव प्रोसीजर है, और जो लोग, मैं समझता हूँ कि अगर नॉन सर्जिकल नहीं कराना चाहते, दिस इज़ द आइडियल प्रोसीजर। सही। अब एक सवाल यहाँ उठता है, क्या वेट लॉस होता है लाइपोसक्शन? हाँ जी, एग्जैक्टली। नहीं होता। नहीं होता? नहीं होता। ठीक है। अगर आपने 5 किलो चर्बी निकाली है ना, तो आपका 2 किलो वजन कम होगा, अच्छा। या 2.5 किलो वजन कम, हाफ।
वजह कि वेट जो फैट होती है उसके अंदर वेट ही नहीं होता ज़्यादा। सही। तो वेट किसका होता है? आपकी स्किन का। स्किन का। लार्जेस्ट सरफेस एरिया ऑफ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज द स्किन। स्किन है, फिर बोन्स हैं, उनका वेट। एग्जैक्टली। तो वो जब स्किन लटकती है, आपके पेशेंट सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। आप कर ही इतने बड़े मोटे पेट की लाइपोसक्शन कर रहे हैं, तो आप उसमें से क्या अचीव कर लेंगे? आप वो लिफाफा ही बनाएंगे ना उसका। तो यू शुड गाइड दैट पर्सन, यू शुड गो फॉर अ टमी टक अगर आप वेट लॉस की तरफ जाना चाहते हैं। और लाइपो कर लेंगे तो आप पतला पेट है, हल्का सा ब्राउनी लिखा हुआ है, तो आप उसमें लाइपोसक्शन करें, इट्स वेरी गुड रिजल्ट्स। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे बहुत सारे हैवी वेट लोग हैं कि जो बैरेटिक सर्जरी की तरफ जाना चाहते हैं। तो आई एम नॉट अ बैरेटिक सर्जन, लेकिन मैं ये थोड़ा सा आई हैव रिजर्वेशंस अबाउट दैट सर्जरी, तो वो हम आपसे बाद में डिस्कस कर लेंगे मेरी क्या रिजर्वेशंस हैं। लेकिन आई विल स्टिल प्रेफर कि हम लाइपोसक्शन की तरफ ज़रूर जाएं अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को और अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव लेके चलते हैं। ठीक है। इसमें जो जिम वॉक या डाइटिंग वगैरह है उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी। लाइपोसक्शन से पहले हमारी पेशेंट्स की हैबिट्स होती हैं। ठीक है। हम उस हैबिट्स को असेस करते हैं कि आप किस किस प्रोसेस से गुजरे हैं, आपका वेट कितना स्टेबल रहा लास्ट 1 मंथ में, आपकी डाइटरी हैबिट्स क्या हैं, आपकी स्लीपिंग हैबिट्स क्या हैं, आपकी एक्सरसाइज हैबिट्स क्या हैं। उसके अलावा आपका जो कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं वो क्या है, आपको एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में तो नहीं है, आप बॉडी डिस्मॉर्फी में तो नहीं गए हुए। ये सारा एक प्लान को फॉलो करके 1 महीने का एग्ज़ाम दे के और फिर आप लाइपो की तरफ क्लाइंट को लेके आते हैं। क्योंकि आपने एक रोड मैप जब दे दिया ना, तो लाइपो अगर आपने सारा नहीं किया हुआ तो लाइपो आपकी फेल्ड है। ठीक है। उसके लिए पहले करना पड़ेगा सब। यस, वी हैव टू प्रोसेस है, ट्रेन देम। ठीक है। मेंटल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जब लाइपो हो जाएगी उसके बाद फिजिकल एंड मेंटल ट्रेनिंग दोनों शामिल हो जाती है। ठीक है। अभी मेरा सवाल जो है ना वो डबल चिन से रिलेटेड है। लोग अक्सर जो है वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते इसकी वजह से, और अपनी सेल्फीज़ जो हैं वो उनको एडिट कर रहे हैं, एआई से कर रहे हैं। तो इसके लिए जो प्रोसीजर है उसके बारे में आप कुछ इसके बारे में बताइए, लोगों को अवेयरनेस। देखिए ये जॉ लाइन तो बड़ी मशहूर है, हाँ, बड़ी पुरानी ब्यूटी है। इसके लिए भी एक्सरसाइजेज लोग कर रहे हैं। लोग करते हैं, तो पत्नी मेरी है थोड़ी सी। तो जॉ लाइन की ब्यूटी बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। और इसके लिए आपको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो डबल चिन लाइपोसक्शन विद जॉ लाइन कंटूरिंग और स्लिमिंग ऑफ द फेस, वो हम प्रोसीजर कर रहे हैं। अब आपको ना एक बहुत सारे लोग यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं, क्या हाइफू कामयाब है, चाहे वो लिपोलिटिक इंजेक्शन कामयाब है? भाई सारे प्रोसीजर्स कामयाब होते हैं अगर टेक्निकल हैंड में किए जाएं और सिलेक्शन ऑफ पेशेंट को प्रेफर किया जाए। ठीक है। ठीक है। एक बंदा हाइफू करता ही 10,000 रुपये में और एक बंदा करे हाइफू 2,000 रुपये में, क्या मुझे बताएं फ़र्क नहीं होगा? बिल्कुल। उसको 2,000 वाले को ये नहीं पता कि हाइफू की असल में फिलॉसफी क्या है। उसको पैसा चाहिए, 2,000 रुपये का कम से कम यार मैं 2,000 रुपये का बर्गर तो खा लूँगा आज। बिल्कुल। दिस इज़ अ डिफरेंस व्हाट आई फील लाइक। एवरी प्रोसीजर इज इफेक्टिव until unless it has been done by a trained person, number 1. Number 2, कि वो जो किया गया है वो एक टेक्निकल वे में और उसको अंडरस्टैंड प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। ठीक है। ठीक है। और सिलेक्शन ऑफ पेशेंट्स, आपको मुझे अगर हम करना चाहें हाइफू कर सकते हैं, इट्स वेरी गुड। लेकिन मेरा मुंह इतना बड़ा हो उसमें हाइफू ने क्या करेगा वो। बिल्कुल। तो ये डिफ्रेंशिएट करना बड़ा जरूरी है। और कुछ लोग कहते हैं सर मुझे सब ये कर दें, मेरे पास पैसे नहीं है, ये कर दें, बस नहीं कर सकता, मैं ये कर दूंगा, ये अंदर जाएगा, ये बाहर निकल आएगा, टर्की नेक बन जाएगी जीप या बाहर निकली वो बोथरा सा बना हुआ। तो वो लोगों ने ये नहीं कहना, उन्होंने कहना डॉक्टर ने ठीक नहीं किया। सही। तो सर लास्ट एक क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम रैपिड फायर की तरफ जाएंगे। कितने लास्ट क्वेश्चन हैं आपके? है बस ये एक आखिरी क्वेश्चन है। वो उसमें ये है कि अब जिस तरह हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल्स की, जो ट्रेंड लोग हैं, जो क्वैक्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो अगर अफोर्ड नहीं कर पाते हैवी प्रोसीजर्स जो हैं, और वही ज़्यादातर ट्रैप में आते हैं, वो जो क्वैक्स के, उनके लिए आप कोई एक एडवाइस जो करना चाहें? एडवाइस ये है जी, आके खुल के मुझसे बात करें। ठीक है। जितने आपके पास पैसे हैं मुझे बताएं। ठीक है। और पेन मैं आपको दे दूंगा कि इतने पैसे आप लिख दें, हम आपको काम करके देंगे। अच्छा, आप लेकिन ये ना हो कि मैं आपको बताऊं लाख रुपए, आप एक 2,000 रुपये पड़ा है। तो अंडरस्टैंड योरसेल्फ एग्जैक्टली एंड बी सेंसिबल, अक्लमंद, अगर अक्ल से काम कीजिए तो इंशाल्लाह हम आपको सपोर्ट भी करेंगे, हम करते भी आए हैं। और मैं बल्कि ये पूछता हूँ भाई आपके पास कितना बजट है, हम उस हिसाब से आपको एडजस्ट करें। ठीक है। रैपिड फायर करते हैं। इसमें सबसे पहले तो आप बताइए आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड चाइनीज़ खाते हैं आप? ठीक है। और फेवरेट चाइनीज़ खाने में ग्लो आता जरा। अच्छा, चलें ये भी एक टिप मिल गई है व्यूअर्स को। ठीक। और फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? फेवरेट ट्रैवल स्विट्ज़रलैंड। अच्छा, मैं देख रहा था यहाँ पे आप
बुक्स वगैरह भी जी। आप बुक्स पढ़ने का कोई शौक है आपको, लगता तो फेवरेट बुक कौन सी है आपकी? कोई एक स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। बट आई रीड एडवेंचर एंड बिजनेस, ठीक है, नहीं कोई एक होती है ना जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती पावर है। ऑफ माइंड, पावर ऑफ माइंड, यस, सही, ज़बरदस्त। एंड व्हाई मेन लाइक बिचेस। ठीक, इंटरेस्टिंग। तो फेवरेट स्पोर्ट्स टू वॉच? स्पोर्ट्स मैं आपको सही बताऊं कि मुझे कुछ ज़्यादा इतना शौक नहीं, लेकिन आई लव टू वॉच गोल्फ एंड टेनिस। ठीक, दो मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन क्रिकेट बंदे को ना कोई वो हर बंदा खेल रहा होता है, तो आई वुड लाइक, मैं टेनिस को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ आजकल, सही। और गोल्फ तो थोड़ा एज पढ़ूंगा तो गोल्फ में चला जाऊँगा। सही। चलिए सर, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त के लिए। जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू। और नाजरीन, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।